हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज जो है 7 अप्रैल 2026 से लेकर 13 अप्रैल 2026 के बीच के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको देखेंगे। तो चलिए एक दिन के लिए शुरुआत करते हैं एक एक करंट अफेयर से। इसमें देखते हैं 7 अप्रैल के जो आए हुए थे करंट अफेयर उसको पहले देखते हैं, फिर सिलसिलेवार ढंग से एक एक डेट को जो आए हुए हैं उस सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा करंट अफेयर है मद्य निषेध शराबबंदी नीति। इस हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि इसके जो है 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं 5 अप्रैल को। ये 5 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो लागू हुआ था इसके लिए जो विधानसभा से नियम पास किए गए थे उसको बोलते हैं शराब निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। उसके तहत इसको बंदी किया गया था। इसमें बात करें इसमें जो जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है तो मैक्सिमम जो है सजा आपको 10 साल तक हो सकती है और मिनिमम कम से कम 1 माह की सजा होगी। इसमें देखें तो अभी तक जो है 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह के जो है हमारे करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं। ठीक है, उसमें डेट पूछा था कि आप बताइए कि किस दिन को शराबबंदी लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की नोटिस विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाए गए थे, जिसमें 193 सांसदों का जो है इसमें अपना सिग्नेचर किए थे और लोकसभा में अध्यक्ष जो है ओम बिरला उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो हमारे लिए एक और पॉइंट जरूरी हो जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आज के डेट में। इनका बात करें तो ये है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा देखें तो निर्वाचन आयुक्त जो हमारे अनुच्छेद 324 है उसमें राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है और इसके पद से हटाने का जो व्यवस्था है वो काफी कठिन है। हम लोग देखते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है न्यायाधीशों की उसी के प्रकार इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके कार्यकाल की बात कर लें तो ये 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं, यानी इनके जो मैक्सिमम टेन्योर है कार्य करने का 6 वर्ष होगा और उम्र जो होगी इनकी 65 वर्ष होगी, वहां तक ये जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इनके जो आफ्टर रिटायरमेंट जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। इनकी पदावधि नहीं मेंशन की गई है, यानी इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा ऐसा कुछ मेंशन नहीं है संविधान में। इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी ये भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके लिए हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इनकी नियुक्ति का प्रावधान उसको देखेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हटाने का है। इसका हटाने की जो प्रक्रिया उसके बारे में समझ लेते हैं। जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं हाई कोर्ट के जिस प्रकार से हटाए जाते हैं उसी प्रकार से इनको भी हटाया जाता है। इसके लिए देखें इनको 2 ही चीजों पर हटाया जा सकता है, ये तो या दुर्व्यवहार किए हों या इनके इस कार्य करने के लिए ये अक्षम हो, यानी इनकी दुर्व्यवहारता और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इनको दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है और विशेष बहुमत के द्वारा जो संकल्प आते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में यदि वहां से पास होते हैं तो राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं। इससे पहले की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य होता है 100 लोकसभा के सदस्य और 50 राज्यसभा के सदस्य जो हैं अपना ज्ञापन देते हैं लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को। तो इनके के पास जब भी ये चीजें जाती हैं हम लोग देख सकते हैं 193 इनमें सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये एक जो मिनिमम बेयरिंग जो इनके लिए जरूरी होता है हटाने के लिए जो प्रक्रिया में सांसदों की सहभागिता होती है वो इनको पूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर जो है 193 लोग थे सांसद। इसके अलावा देखें तो इनको फर्स्ट स्टेप पर ही लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला के द्वारा इसको निग्लेक्ट कर दिया गया था। इनका जो आधार दिया हुआ है वो गलत है। तो इसमें देखें तो कम से कम हमको पहला टर्म आता है कि 100 लोकसभा में सांसद और 50 राज्यसभा में सांसद जो हैं ये अपना अनुमोदन प्रस्तुत करते हैं अध्यक्ष को और सभापति को। यदि उनको ये पता हो और उनको ये ज्ञात हो कि जिन पर लगाए गए
आक्षेप हैं तो ये सही साबित हो रहे हैं तो वो उसके लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसके लिए 3 सदस्यीय समिति की जांच समिति की स्थापना की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई भी जज, इसके अलावा हाई कोर्ट के जज और एक न्यायविद होते हैं जो प्रख्यात होते हैं, जो नामी होते हैं, जो सरकार के नजर में बेसिकली क्या है, जो न्यायविद होते हैं उनको, ये 3 लोग इसकी पर लगे आरोपों को जांच करते हैं। यदि इन लोगों को ये सही पता होता है इस पर लगाए गए आरोप सही है तो ये आगे बढ़ाते हैं और ये जो है फिर से वापस संसद में आती है और दोनों सदन में इसको भेजा जाता है, जहां पर विशेष बहुमत के द्वारा इसको हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, वहां पर यदि ये सदन में भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपनी जो है आदेश ऑर्डर पारित कर देते हैं इनको हटाने का। इसकी जो प्रक्रिया है हटाने की वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नियुक्ति केवल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें देखें तो इसमें भी 3 लोग होते हैं जो नियुक्त करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और कोई भी एक केंद्रीय मंत्री होता है जो इसको अपॉइंट कर सकता है। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं साधारण बहुमत के अनुसार, यानी 3 जो सदस्यों की समिति होती है उसमें से 2 सदस्य किसी साइड में यदि मत अपना डाल देते हैं तो व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त हो जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको हटाने के बारे में देखें तो वो जब हटेंगे तभी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके लिए अनुमोदन करेंगे, इसके लिए ये बात करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, जितना हम लोग को जरूरी था उतना मैंने बता दिया। इसमें देखें नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में सीबीआई जांच की जा रही है। तो ये किस चीज के लिए जांच की जा रही है? वहां का जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू पर 1270 करोड़ रुपए का फंड का गबन का आरोप है। इसकी जो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला, यानी इनको सही पाया, इसकी जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है डीप टेक समिट जो है 2026, ये द हिंदू, और इसके अलावा बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडिया मिशन ऑन सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंबाइंड वेंचर से किया जा रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो देखें तो जो डीप टेक्नोलॉजी है उस पर जो अंत गहराई तक वाले प्रौद्योगिकी हैं उस पर सरकार अपना फोकस बढ़ाए हुए है। इसके रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में 2 दिवसीय। नेक्स्ट है नासा का लूनर फ्लाई बाई मिशन, इसको हम लोग आर्टेमिस 2 मिशन भी बोलते हैं। इसका जो है सफल रूप से एस्ट्रोनॉट जो गए हुए थे चांद पर यानी लूनर पर, वो वापस कल के डेट में ये वापस आ चुके हैं, धरती पर रिटर्न हो चुके हैं। तो इसको लूनर फ्लाई बाई मिशन को आर्टेमिस 2 मिशन भी बोलते हैं। इसका हम लोगों ने डिटेल्स में इससे पहले वाले वीक में देखा था कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। एक कनाडा और एक श्वेत और एक यूएसए का व्यक्ति, उसको आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सथानकुलम मामले, इसका बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे सोसाइटी के लिए। कोरोना काल में देखते हैं कि एक पिता पुत्र की हत्या जो है इस एरिया सथानकुलम में कर दी जाती है, यानी कस्टोडियल जो डेथ है यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी पुलिस की कस्टडी में इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका जो है एक महिला कांस्टेबल के द्वारा इस सारी चीजों को देखा जाता है और इसमें जो 9 दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनको फांसी की सजा यानी मौत की सजा सुनाई गई है हाल ही में चेन्नई हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग को कस्टोडियल डेथ से देखना है। अगर बिहार में बात करें तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ की रिपोर्ट आई थी एक एनजीओ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक वो व्यक्ति हैं जो सैंड आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, यानी जो बालू के द्वारा या रेत के द्वारा अपने आर्ट को प्रदर्शित करते हैं। ये उड़ीसा के निवासी हैं। ठीक है, इनको
ये हमारे जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 2027 का। इनको जो सैंड कैसल होता है उसके लिए भी इनको नॉमिनेशन मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है। यानी दुनिया के सबसे जो बड़े हैं सैंड के आर्ट्स बनाए थे, इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। इनको 2014 में पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है पीएम उदय 2019। ये जो है अनऑथराइज जो आवास हैं दिल्ली में, तो उसको देखें तो उसके लिए जो अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे होते हैं, यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो व्यक्ति रह रहा होता है, उसको ऑथराइज तरीके से सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश करने का, उनको स्थापित करने का व्यवस्था किया गया है। पीएम उदय के अनुसार ये पहली बार चालू हुआ था 2019 में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 अप्रैल 2026 के दिन आए हुए जितने भी करंट अफेयर हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। इसको 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 भी बोलते हैं। इसमें देखें तो जो हमारे आने वाले जनगणना है 2027 जो दिल्ली की से स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से, जो मुख्य रूप से देखें तो ये ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा, मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहला ऐसा जनगणना होगा जिसमें डिजिटल तरीके से पूरी किया जाएगा। इसमें देखें तो इस अधिनियम के पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद हमारे लोकसभाओं में जो सीटों की संख्या है आज की डेट में 543, ये बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें इस अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण है महिलाओं को दिया जाएगा। यानी जो 273 सीट हैं ये पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी इस अधिनियम के लागू होते ही। यह हमारे लिए VVI है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ठीक है, इस पूछ सकता है आपसे कि किस संविधान संशोधन के तहत ये चालू किया गया है। ये होगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। नेक्स्ट है कल्पक्कम परमाणु संयंत्र। इसमें देखें तो बहुत ही एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम लोग एनर्जी को गेन करते हैं, यानी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में वो दर्शाती है। इस तरह के जो परमाणु संयंत्र की बात करें, यहाँ पर जो भारतीय परमाणु एजेंसी जो है बार्क, उसके द्वारा काफी बड़ी अचीवमेंट की गई है। इसमें देखें तो सेकेंड स्टेज का जो है एनर्जी किस तरीके से परमाणुओं से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, इसमें हमको देखने मिलता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी देखें तो पूरे विश्व में भारत ही ऐसा दूसरा देश है। इसके पहले जो है रूस के पास ये टेक्नोलॉजी है जो सेकेंड स्टेज तक पहुंच चुका है। इसको देखें तो इसमें देखें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है हमारा, जिसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया गया है, यूरेनियम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में देखें तो ये कोर लोडिंग की शुरुआत कर चुका है। ये काफी आपको साइंस के डीप की बात है, आपको उतनी अंदर नहीं जानी है। ठीक है, इसमें देखें तो ये जो ब्रीडर रिएक्टर होता है, जो इसमें देखें तो ब्रीडर का मुख्य कार्य होता है कि जितनी ये एनर्जी खुद को चलाने के लिए लेता है उससे कहीं ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पादित करता है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये पूरे विश्व में दूसरा है और वर्ल्ड में स्वदेशी जो है पूर्णतः इसके द्वारा भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है। इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल भारत और रूस के पास ही इस सेकेंड स्टेज तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा USA जैसे विकसित देश, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इस तरह के देशों के पास ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। ठीक है, तो प्रथम चरण में देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो शीतलक होता है यानी कूलेंट जिसको बोलते हैं, उसमें D2O का इस्तेमाल किया जाता है और यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट द्वितीय चरण में देखें तो लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट यानी शीतलक के रूप में, और यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का इस्तेमाल इस सेकेंड स्टेज में किया जाता है। जब हम लोग थर्ड स्टेज को पार कर जाएंगे, यानी थर्ड स्टेज जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी, उसमें हम जो है आज के डेट में जैसे हम यूरेनियम से एनर्जी लेने की प्रयास करते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट प्रोटोटाइप्स जो होते हैं, यूरेनियम 238, 233, 239, इसके अलावा जो है
यदि हम थर्ड स्टेज पहुंच जाते हैं, उसको यदि सफलतापूर्वक सफल कर लेते हैं अपने थर्ड स्टेज को, तो उसमें जो होगा हम थोरियम का इस्तेमाल जो है एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। थोरियम जो है भारत में पूरी तरह से देखें तो पूर्ण प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, जबकि यूरेनियम का जो है भंडार भारत में बहुत कम है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो जाएगी आने वाले फ्यूचर में। अभी तक इससे बात करें तो सेकेंड स्टेज पास करने के बाद 500 मेगावाट जो एनर्जी है इसके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यदि हम लोग थर्ड स्टेज को पार कर जाते हैं, ठीक सक्सेसफुल हो जाते हैं थर्ड स्टेज में, हमारे पास इतनी एनर्जी होगी कि पूरे लोगों के लिए बिजली बिल पूरी तरह से माफ हो सकती है। नेक्स्ट है बॉक्साइट खनन। ओडिशा बॉक्साइट खनन को देखें तो ओडिशा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। रायगढ़ जिला में बॉक्साइट का जो खनन किया जा रहा है उसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये ऐसा जिला है जहां पर जो है पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर बॉक्साइट के और बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे Al2O3। यदि बात करें पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम का उत्पादन एक संस्था है नालको, उसके द्वारा किया जाता है, जो 33% करती है पूरे भारत का। ये एक सरकारी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये इसके द्वारा ही ये किए जाते हैं। इसके बारे में बात करें, बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है हमारे भारत में। भंडारण की बात करें, भंडार कहाँ है सबसे ज्यादा, ओडिशा में है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उत्पादन देखें तो उड़ीसा ही फर्स्ट पर आता है, गुजरात सेकंड, झारखंड थर्ड और महाराष्ट्र फोर्थ पोजीशन पे आता है। तो इस तरह से देखें तो इसमें लगभग 0% के बराबर है, ठीक है। ये 1% के अप्रोक्स, ये 39, ये 60%। तो उत्पादन हम देखें और भंडार में ही उड़ीसा टॉप पर आता है। तो इस तरह से हमारे जो उत्पादन और भंडारण में देखें तो बॉक्साइट टॉप लेवल पर है। मिशन मित्र का बात करें, जो मित्र का फुल फॉर्म होता है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल थ्रेट्स एंड रिस्पॉन्सेस असेसमेंट, ये किया गया है इसरो के द्वारा। इसमें इसरो जो है जितने भी गगन यात्री हैं जो हमारे 2027 में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, जो एलईओ के 400 किलोमीटर होगा, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के दूरी पर होगा, हमारी हाइट पर होगा। वहां पर ये लोग 3 दिन तक रहेंगे। उसके बाद में जब आएंगे और जाने की जो टेक्नोलॉजी है और वहां पर जो रहने की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो कहाँ किया जा रहा है, यानी लेह में। इस चीजों को पहले से ही जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उसके पर देखा जा रहा है कि उनके शरीर में चेंजेस क्या आ रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी में हमारी लैकिंग कहाँ हो रही है, उसकी सारी चीजों का जो असेसमेंट है मिशन मित्र के थ्रू किया जा रहा है लेह लद्दाख में। एक गगन यात्रियों की बात करें तो कौन कौन से होंगे गगन यात्री, जो जीवन मिशन होगा, ठीक है। इसमें है शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजित कृष्णन और अंगद प्रताप, ये हमारे गगन यात्री होंगे। नेक्स्ट है कोझिकोड वायनाड सुरंग प्रोजेक्ट, जो है 8.73 किलोमीटर के लिए चालू किया जाने वाला है केरल राज्य में। इस तरह से हम लोगों ने 8 तारीख के जितने करंट अफेयर है उसको देख लिया। अब देखते हैं 9 तारीख के करंट अफेयर को। इसमें देखते हैं कि COP33 की जो मेजबानी है भारत सरकार द्वारा डिनाई कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, भारत सरकार के कारणों को जाने तो वैश्विक जलवायु लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं UNFCCC के द्वारा, और भारत के जो जलवायु लक्ष्य हैं उसके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, यानी भारतीय घरेलू हितों के जो अपेक्षाएं हैं वो UNFCCC से टकराव हो सकती थी। अब भारत में यदि ये आयोजित होता, जिसमें यदि किसी भी प्रकार का टकराव होती तो भारत की जो छवि है वो अच्छी नहीं जाती इंटरनेशनल फोरम पर, इंटरनेशनल सोसाइटीज में। इसके भारत सरकार ने इसे अपने आप को पीछे कर लिया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय त्योहारों का बात करें तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा अपने मन के बात जो हर महीने कार्यक्रम किया जाता है उसमें जिन क्षेत्रीय त्योहारों का वर्णन किया गया है उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भी त्योहार या मन की बात में उन ऐसी बातों को जो मेंशन किया जाता है वो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं।
देखते हैं क्षेत्रीय त्योहारों में कौन कौन से क्षेत्रीय त्योहार हैं जो उनके द्वारा मेंशन किए गए थे। ये था रोंगाली बिहू त्योहार जो असम राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा देखें तो विषु पन्ना महाविषु पन्ना संक्रांति जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल में, विषु केरल में और पुथुरु तमिलनाडु राज्य में मनाई जाती है। और बैसाखी जो है उत्तरी भारत का क्षेत्रीय त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले की 200वीं जन्म जयंती मनाई गई। तो इनका बात करें तो ज्योतिराव फूले जो थे पिछड़े दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए काफी ये अथक प्रयास किए थे। इनके प्रयासों में देखें तो महिलाओं के लिए ये शिक्षा की बात करते हैं। इसके लिए इन्होंने अपने घर से ही शिक्षा की व्यवस्था करना प्रारंभ किया था, क्योंकि इनके द्वारा जब महिलाओं को शिक्षा दी जा रही थी तो एक ऐसे टीचर की इनको जरूरत थी जो महिलाओं के उनके मनोभावों को अच्छे तरीके से पढ़ सके, उनके मनोभाव को स्थिति को समझ सके। इसके लिए इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को अच्छे से पढ़ाया, जिसके बाद में वो हम लोग जानते हैं कि भारत की पहली अध्यापिका साबित होती हैं। ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की जाती है। ये बाल विवाह के विरोधी रहते हैं, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति द्वारा जो है भारत का रेपो रेट 5.25% फिक्स रखा गया है, जो पिछले तिमाही में भी देखने को मिला था। ये हमारे एग्जाम में जो है डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। इसके अलावा देखें तो मौद्रिक नीति समिति में 6 लोगों की एक समिति होती है, 6 मेंबर कमेटी, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें जो है 3 RBI से होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो इन 6 लोगों के द्वारा मिलकर MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, जिसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होते हैं, वो RBI का वर्तमान गवर्नर होता है और आज की डेट में देखें तो है संजय मल्होत्रा। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है समर्थ। इसका बात करें इसकी फुल फॉर्म, ये डायरेक्ट एग्जाम में BPSC में आजकल पूछे जा रहे हैं। इसको देखें तो सस्टेनेबल एग्रीगेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल रेसिड्यू इन TPP यानी थर्मल पावर प्लांट्स में ताप विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के लिए उपयोग पर सतत मिशन है। यानी हमारे बायोडिग्रेडेबल जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके थ्रू ताप विद्युत संयंत्रों को चलाने की जो प्रक्रिया है समर्थ के थ्रू किया जाएगा। यह हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें अचीव करने में भारत सरकार को काफी मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 11 अप्रैल का। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। उसमें देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो है शिवाजी की मूर्ति मार्मोगोवा पोर्ट पर जो लगी हुई थी उसको हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो निर्देश थे, यानी उनके द्वारा ऑब्जेक्शन उठाए गए थे कि मार्मोगोवा जो पोर्ट है वहां से शिवाजी की मूर्ति हटाई जाए, क्योंकि ये उनके टेरिटरी में यानी उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आ रहा है। नेक्स्ट है इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आज के डेट में देखें तो वी नारायणन है। इससे पहले बात करें इसरो के जो अपकमिंग जो टारगेट है उसके बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा 2035 तक स्थापित करने का बात चल रहा है। ठीक है, गगनयान 4 का जो है डेट 2026, चंद्रयान 4 का 2027 डेट निर्धारित है। निसार 2025 में ही हो चुका है। तो इंडिया का नासा और USA का नासा और इंडिया का इसरो मिलकर किया था। विनस ऑर्बिटर मिशन 2028 निर्धारित है बुध पर जाने का। लुईपेक्स जो है भारत और जापान के बीच में ये संयुक्त मिशन है जो मून के साउथ पोल पे एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे रोवर को भेजा जाएगा। 4th कंट्री होगा भारत, जो चाइना, USA और रशिया के बाद में अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसके अलावा जो गगन यात्री हैं यहाँ पर जाएंगे, जिसमें देखें चाइना, USA और रशिया के बाद चौथा देश होगा जो भारत के पास ऐसे टेक्नोलॉजी होगी जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और वहां पर गगन यात्रियों को भेजेगा। नेक्स्ट है जन विश्वास 2.0, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा लाया गया है। इसके बात करें तो जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 के तहत देखें, इसमें जो है
717 ऐसे प्रावधान हैं जिससे व्यापारियों को इससे तकलीफ हो रही थी, तो उसको हटाकर इसको जो व्यापारी हैं उनमें डर को हटाकर विश्वास की भावना प्रबलित करने के लिए जन विश्वास 2.0 चालू किया गया है, जिसके यदि बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ महानिदेशक जो हैं इसके चंद्रजीत चटर्जी हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मोहसिना किदवई की जो है मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है एलिफेंटा द्वीप पर देखें तो 1500 वर्ष पुराना एएसआई ने जलाशय को मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम जो है अहमदाबाद में ही आयोजित किया जाएगा भारत में। इसके जो कॉमनवेल्थ गेम के जो अथॉरिटीज वो आकर यहाँ पर जितने भी खेल से संबंधित प्रावधान है उसको चेक किए थे, उसमें अहमदाबाद और गांधीनगर जो है वो खरे उतरे थे। नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग 2026 को रोक दिया गया है। इजराइल और ईरान के बीच में जिस प्रकार के युद्ध चल रहे हैं उसको देखते हुए खाड़ी देशों में टेंशन के प्रभाव इस गेम पर भी देखा जा रहा है। डायमंड लीग दोहा जो है 2026 को पूर्णतः रोक दिया गया है। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, नारी बंधन सम्मेलन इसका देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स में आने वाली चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इस नारी शक्ति बंधन से रिलेटेड जो लोकसभा में विधेयक लाया बिल जो पास हुआ था 2023 में, ठीक, उसको सरकार अब इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से वापस ला रही है। इसको देखें, जो हमारा परिसीमन जो आने वाली है 2027 जनगणना के बाद में, तो उसमें जिस तरह से क्षेत्रों का बंटवारा होगा उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है 33% करने की व्यवस्था की जा रही है, तो उसको देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो नारी बंधन से जितने भी हमारे करंट अफेयर आ रहे हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके आने के चांसेस जो हैं एग्जाम में काफी हाई है। अब भोसले जी का देहांत हो गया। ये भारत के जानी मानी गायिका रही हैं, ये लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की बन रही हैं। इसके अलावा बात करें तो आशा भोसले जी को है पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था 2008 में, और इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से ये 2000 ईस्वी में सम्मानित की जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इनको देखें तो एक बार ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन प्राप्त है। इसके लिए भी एक बार इनका नॉमिनेशन हो चुका है, वो इंग्लिश सॉन्ग के लिए हुआ था, कोई बॉलीवुड की सॉन्ग या हिंदी सॉन्ग के लिए नहीं हुआ था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 जे। इसके बारे में बात करें तो ये ऐसा संवैधानिक उपबंध है जिसमें कर्नाटक राज्य को कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष दर्जा सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इन चीजों में देखें तो 371 जे के अकॉर्डिंग जो है कर्नाटक राज्य के जो विशेष क्षेत्र आते हैं उनको कल्याण कर्नाटक बोला जाता है संवैधानिक रूप से, और इसके अलावा अगर बात करें तो इसको हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो है हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे, करंट अफेयर पूरी पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है एम्परर पेंगुइन। ठीक, एम्परर पेंगुइन एक सेंटिनल प्रजाति है, स्पीसीज है। इसको अंटार्कटिक में देखा जा रहा है कि ये सिकुड़ रहा है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है, पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में कार्य करता है। जो हम लोग देखते हैं सेंटिनल प्रजाति उन्हीं को बोला जाता है। ये अंटार्कटिक क्षेत्र जो है उस पर जलवायु परिवर्तन के जितने भी आयाम आते हैं तो सबसे पहला प्रभाव इन्हीं प्रजातियों पर देखने को मिलता है, यानी एम्परर पेंगुइन पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा कौन कौन से सेंटिनल प्रजाति होते हैं, या इनको प्रहरी प्रजाति भी बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन जो है, इस प्रजाति के अंदर जितने भी आने वाले जीव हैं, ठीक, इनका स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में एक कोरिलेशन देखने को मिलता है। यदि इस तरह के स्पीसीज में किसी प्रकार के स्वास्थ्य के उनके गिरावट की दर्ज की जाती है तो ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के चेतावनी के रूप में होता है, यानी वहां के जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफी खराब होते जाने की स्थिति में है। इस तरह के और एग्जाम्पल देखें तो हमारे समाज में और हमारे जो इधर के एरिया है लैंड, हमारे बिहार और देश भारत में, तो मेंढक जो प्रजाति है उसमें देखा जाता है। जैसे मेंढकों को देखें, उनका जो ऊपरी कवच होता है बॉडी का वो वाटर और
सॉइल को एब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है। यदि उस प्रक्रिया में वो असफल होते हैं तो हमारा मान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी सॉइल का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो खराब हो रहा है, पानी का स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कैनरी नाम का एक प्रजाति है, ठीक है, चिड़िया, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, ये तरह के जो प्रजातियां हैं ये हमको सेंटिनल प्रजाति के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेब और हबल टेलीस्कोप ने शनि वायुमंडल में रिबन वेब जेट स्ट्रीम का अवलोकन किया है। इसका बात करें तो वेब इसका पहली बार जो अवलोकन किया गया था, देखा गया था शनि के क्षेत्र में। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के, मान लीजिए सूर्य यहाँ है तो ये 8वें नंबर पे आता है और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा देखिए तो इस रिबन वेब जेट स्ट्रीम का पहली बार जो अवलोकन किया गया था यानी देखा गया था जिसके द्वारा, वो था वाइजर टेलीस्कोप, उसके द्वारा देखा गया था। इसके अलावा जो ये वेब और हबल टेलीस्कोप के द्वारा भी इसको हाल ही में देखा गया है। ये रिबन वेब जेट स्ट्रीम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। शनि जो ग्रह है, मान लीजिए शनि ग्रह है तो इसके जो नॉर्थ के 42 डिग्री है, 42 डिग्री नॉर्थ और मिडिल के ये जो क्षेत्र हैं इसमें जो है जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है जिसको रिबन वेब जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये पूर्व की ओर बहता हुआ प्रतीत होता है। ये शनि ग्रह के बाउंड्री के ऊपर देखे तो ये धरती पर अगर बात करें हमारे यहाँ जो जेट स्ट्रीम होती है वो 30,000 फीट से लेकर 40,000 फीट एबव होती है ग्राउंड लेवल से। वहां पर भी ये सेम कैटेगरी में ट्रेवल करती है। इसकी जो स्पीड होती है इसमें वायु की वो काफी तेज होती है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है रिबन वेब जेट स्ट्रीम। ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रह पे अवलोकन किया गया था और उस टेलीस्कोप का क्या नाम है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये वेब और हबल टेलीस्कोप का बात कर रहा है। इसके अलावा देखिए तो केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की जो है पहली राष्ट्रीय हाइड्रोजियोलॉजिकल मानचित्र जो तैयार किया गया था 1976 में, उसके आज 50 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसके 50 वर्ष 100 वर्ष के जो भी कार्यकाल पूर्ण होते हैं उसको हमारे एग्जाम के लिए देखना जरूरी हो जाता है। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट है ईरान और यूएसए के बीच में जो है इस्लामाबाद में शांति वार्ता देशों के जो शीर्ष नेताएं हैं यहाँ पर मिले थे, तो जो सम्मेलन से या शांति वार्ता से नतीजे आने थे वो नहीं आए, ये बेनतीजा रह गया। ठीक है, तो जो हम लोग आज के डेट में भी देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां पर टेंशन की स्थिति बनी हुई है, जहां से पेट्रोल और गैस की जो सप्लाई होती है पर्शियन गल्फ से वो काफी बाधित है। नेक्स्ट है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं आरिफ कपिल। ये दिल्ली के बच्चा है जो 10 वर्ष और 7 माह का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खेल जगत से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा क्यों डाला गया है। इस तरह का एक बार एग्जाम जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका था कि जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इलेक्शन जीत के आए थे तो पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहां पर जो है पहली विजिट करी थी, या उस समय ईरान और इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध चल रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन था। यहाँ पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जियो पॉलिटिक्स में इस तरह का डेवलपमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान जो है इसमें मीडिएटर के मध्यस्थक के रूप में आया था लेकिन ये पूरी तरह से विफल रहा। इसको भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दलाल तक भी बोल दिया था। ठीक है, तो इस तरह के देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 371 जे, इसको डिटेल्स में देखते हैं। 371 जे ये कर्नाटक राज्य के विशेष दर्जा जो दिया गया है उससे संबंधित है। ये विशेष दर्जा जो है कर्नाटक के कुछ जिले हैं जैसे कलबुर्गी, यादगिर, रायचूर, बीदर, ठीक है, कोपल, विजयनगर और बलारी, इन जिलों में 7 जिलों में जो है इस तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको कुछ विशेष लाभ मिले। इस क्षेत्र को जो है हम लोग कल्याण कर्नाटक भी बोलते हैं, जो संवैधानिक टर्म है उसमें कल्याण कर्नाटक बोलते हैं, और वैसे इसको हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र भी बोला जाता है, जो हमारे 7 जिले हैं कर्नाटक और हैदराबाद के बीच के। ठीक है, तो उसको अगर देखें तो इन जिलों को यानी विशेष व्यवस्थाएं जो दी गई हैं संविधान के तहत
अनुच्छेद 371 जे के तहत। तो उसमें देखें तो पृथक विकास बोर्ड की स्थापना का बात किया गया है, यानी कर्नाटक के राज्यपाल जो है पृथक जो है विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे उसकी, ठीक है। पृथक विकास बोर्ड की स्थापना इसी 371 जे के तहत किया गया है, जिसमें कर्नाटक के जो राज्यपाल को शक्तियां हैं विधानसभाओं के द्वारा हर वर्ष की जाती है, उसको सामने रखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है निधियों का समान आवंटन, यानी जो भी निधि आती है इन क्षेत्रों के लिए और राज्य के जो बजट आते हैं हर वर्ष, उसमें से इनको कल्याण कर्नाटक के लिए आपको एक अलग से वित्त व्यवस्था करनी पड़ती है उनके संरक्षण के लिए। इसके अलावा देखें तो शिक्षा में इनकी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है, कर्नाटक राज्य में यदि किसी प्रकार की सरकारी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें इन क्षेत्र के लिए जो है स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। जन्म और उनके निवास के आधार के पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जो है इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो 371 में ही अनुच्छेद जो 371 है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा 371 का में देखें तो नागालैंड के लिए और 371 खा में बात किया जाए तो ये हमारे असम राज्य के लिए व्यवस्था किए गए हैं। 371 गाँव देखें तो मणिपुर के लिए, 371 घ देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए किया गया है। 371 अंगा देखें तो आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना से संबंधित है। 371 जो च है हमारा वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। 371 जो छ है वो मिजोरम राज्य से संबंधित है और 371 जो ज है अरुणाचल प्रदेश, 371 जो झ है वो गोवा और 371 अंगा है यानी जे है वो हम लोगों ने देखा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ये भी मुख्य जो विशेष प्रावधान किए गए हैं कुछ राज्यों के लिए वो हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।